विचार विमर्श में आपका स्वागत है। आज हम एक विशिष्ट गणितीय प्रक्रिया पर बात कर रहे हैं जो हमें स्रोत सामग्री में मिली है। अंतराल मतलब इंटरवल 4/700 को 28 हिस्सों में बांटना। अब ये काम हालांकि देखने में तो काफी सीधा लगता है, पर गणितीय निर्देशों की व्याख्या और उनमें जो मान्यताएं छिपी होती हैं उनके बारे में कुछ दिलचस्प सवाल खड़े करता है। हाँ, ये प्रक्रिया दिखाती है कि कैसे एक लगातार सीमा को, एक रेंज को व्यवस्थित तरीके से तोड़ा जा सकता है। लेकिन जो तरीका इस्तेमाल किया गया है, वो उसकी सार्वभौमिक उपयोगिता, मतलब वो हर जगह फिट बैठता है या नहीं, और उसकी स्पष्टता पर एक बहस को जन्म देता है। तो हमारा केंद्रीय विचार विमर्श इसी सवाल पर है। क्या स्रोत सामग्री में जो समान विभाजन का तरीका दिया गया है, वो अंतराल 4/700 को 88 भागों में बांटने के लिए सबसे सही और स्पष्ट व्याख्या है? या फिर क्या ये तरीका कुछ महत्वपूर्ण बारीकियों, कुछ छिपी हुई धारणाओं और शायद दूसरी संभावित व्याख्याओं को नजरअंदाज कर रहा है, जिन पर हो सकता है हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए? मेरा पक्ष ये है कि जो विधि दी गई है वो एक सीधी, मानक और गणितीय रूप से बिल्कुल ठोस व्याख्या है, और ये इस तरह के कामों के लिए जो व्यवहारिक अपेक्षाएं होती हैं उनके अनुरूप ही है। और मेरा तर्क ये रहेगा कि ये विधि एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी की एक बहुत महत्वपूर्ण लेकिन बताई नहीं गई धारणा पर, मतलब एक अजम्पशन पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। और साथ ही ये शब्दावली की जो संभावित अस्पष्टताएं हैं और स्रोत में ही जो वैकल्पिक तरीकों का जिक्र है, उनके महत्व को शायद थोड़ा कम आंकती है। देखिए, मेरे नज़रिए से स्रोत सामग्री में जो समाधान दिया गया है वो समस्या का एक बहुत ही लॉजिकल और सीधा गणितीय हल पेश करता है। ये प्रक्रिया की शुरुआत बिल्कुल सही ढंग से करती है। पहले तो दिए गए अंतराल 4/700 की पहचान करना और फिर उसकी कुल लंबाई निकालना, जो कि 700 घटा 4 यानी 696 है। ये तो खैर पहला कदम है, बिल्कुल जरूरी। इसके बाद ये वो व्याख्या अपनाती है जो आप देखें तो गणितीय और इंजीनियरिंग संदर्भों में सबसे आम है। जब n विभाजनों या n पार्टीशंस का जिक्र होता है तो आमतौर पर इसका मतलब n समान दूरी वाले बिंदुओं से ही होता है जो उस अंतराल को बनाते हैं। तो इस समझ के तहत 88 बिंदु बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें अंतराल को 87 समान हिस्सों या उप अंतरालों में बांटना होगा। ये एक सीधा सा संबंध है। हिस्सों की संख्या हमेशा उन बिंदुओं की संख्या से एक कम होती है जिनसे वो बनते हैं, अगर हम दोनों सिरों को गिने। तो इसी तर्क के आधार पर समाधान अगले कदम पर बढ़ता है और चरण आकार मतलब स्टेप साइज की गणना करता है। कुल लंबाई 696 को 87 हिस्सों से विभाजित किया जाता है, जिससे हमें ठीक 8 का चरण आकार मिलता है। ये गणना न सिर्फ सटीक है बल्कि ये भी दिखाती है कि इस खास मामले में समान विभाजन से एक बिल्कुल साफ पूर्णांक यानी इंटीजर नतीजा मिलता है। और अंत में इन गणनाओं के आधार पर ये विभाजन बिंदुओं की एक पूरी तरह से स्पष्ट और जांची जा सकने वाली सूची देता है। 4 से शुरू होकर हर अगले बिंदु के लिए 8 जोड़ते हुए ये क्रम 700 पर खत्म होता है। ये पूरी प्रक्रिया शुरू से अंत तक मेरे विचार में समान विभाजन की मानक, अपेक्षित और सबसे व्यवहारिक व्याख्या है। जब तक कोई खास गैर समान वितरण जैसे लॉगरिथमिक या कोई और स्पष्ट रूप से ना मांगा गया हो, तब तक यही तरीका डिफ़ॉल्ट माना जाता है। ये सरल है, कुशल है और सीधे उस अनुरोध को संबोधित करती है जैसा कि इसे सामान्यतः समझा जाता है। इसमें कोई फालतू की जटिलता नहीं है। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर लक्ष्य वाकई समान विभाजन यानी यूनिफॉर्म था, तो जो गणनाएं की गई हैं और जो बिंदुओं की सूची दी गई है, वो गणितीय रूप से एकदम सही है। इसमें कोई शक नहीं। 696 को 87 से भाग देने पर 8 ही आता है, और वो जो पॉइंट्स की सीरीज है 4, 12, 20 वगैरह, वो भी ठीक है। हालांकि मेरा नजरिया यहाँ थोड़ा अलग है। मेरा जो मूल मुद्दा है वो इस प्रक्रिया की बुनियाद में जो धारणा है, जो अजम्पशन है, उससे है। स्रोत सामग्री जैसी हमें मिली है उसमें कहीं भी साफ तौर पे ये नहीं कहा गया कि विभाजन समान यानी यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये एक धारणा है जिसे हम गणितीय संदर्भों में अक्सर सुविधा के लिए अपना लेते हैं, लेकिन ये हमेशा जरूरी या सही हो ऐसा नहीं है। इस धारणा का साफ तौर पर जिक्र ना होना ही मेरे विचार में पहली महत्वपूर्ण बारीकी है जिस पर ध्यान लेना चाहिए।
इसके अलावा शब्दावली, टर्मिनोलॉजी पर भी ध्यान देने की जरूरत है। स्रोत, जो मूल रूप से सर्बियाई भाषा में है, 88 पार्टीचा, 88 पार्टीशंस शब्द का इस्तेमाल करता है। अब यहाँ एक संभावित कंफ्यूजन है। क्या 88 पार्टीचा का मतलब 88 अलग-अलग बिंदु हैं, जैसा कि आखिर में दी गई सूची से लगता है, या फिर इसका मतलब 88 उप अंतराल बनाना है? अगर इसका मतलब 88 उप अंतराल होता, तो हमें असल में 89 बिंदुओं की जरूरत होती, शुरुआत वाले बिंदु को मिलाकर। स्रोत खुद 88 बिंदु बनाने के लिए 87 अंतरालों का इस्तेमाल करता है, 69-68-7 वाली गणना से। हाँ, बिल्कुल। और ये शब्दावली और जो किया गया है उसके बीच एक, कह सकते हैं, तनाव या भ्रम पैदा कर सकता है। क्या अनुरोध वास्तव में 88 बिंदुओं का था या 88 हिस्सों का, ये साफ नहीं किया गया है। और शायद सबसे रेवलेटर, सबसे ज्यादा जाहिर करने वाली बात यह है कि स्रोत सामग्री खुद ही ये कहकर वैकल्पिक तरीकों की संभावना का संकेत देती है। अकोजेलिश निष्ठो द्रुगाछिए, यानी अगर आप कुछ अलग चाहते हैं। ये वाक्य साफ तौर पर दिखाता है कि लिखने वाला भी इस बात को समझता है कि समान विभाजन हमेशा एकमात्र या जरूरी तरीका नहीं हो सकता। किसी खास संदर्भ के बिना हमें ये नहीं पता कि ये विभाजन क्यों किया जा रहा है। सिर्फ समान विभाजन का तरीका पेश करना समस्या की जो संभावित जटिलता हो सकती है उसे बहुत ज्यादा सरल बना सकता है। ये उन स्थितियों को नजरअंदाज करता है जहां एक गैर समान विभाजन ज्यादा उपयुक्त या ज्यादा जानकारी देने वाला हो सकता है। मान लीजिए अगर ये अंतराल किसी ऐसे डेटा सेट को दिखाता है जिसमें कुछ हिस्सों में ज्यादा उतार चढ़ाव या रुचि है, तो वहां समान विभाजन शायद सही ना हो। आपकी बात में वजन है कि स्रोत स्पष्ट रूप से समान शब्द नहीं कहता और सर्बियाई शब्द पार्टीशिया की व्याख्या पर विचार किया जा सकता है। हालांकि मैं इसे इस तरह देखती हूँ कि गणितीय और खासकर कंप्यूटेशनल या इंजीनियरिंग संदर्भों में एफिशिएंसी और मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब किसी अंतराल को n भागों में बांटने का निर्देश दिया जाता है, तो व्यवहारिक डिफ़ॉल्ट धारणा लगभग हमेशा समान विभाजन की ही होती है। ये सबसे कम अनुमान लगाने वाला, सबसे सरल और अक्सर सबसे उपयोगी शुरुआती बिंदु है। सोचिए, आप एक सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी लिख रही हैं। अगर कोई यूजर सिर्फ विभाजन की संख्या बताता है, तो समान विभाजन देना सबसे सुरक्षित और अपेक्षित व्यवहार होगा। अगर किसी विशेष गैर समान वितरण की जरूरत होती, मान लीजिए लॉगरिदमिक स्केल पर बिंदु चाहिए, जो अक्सर वैज्ञानिक डेटा विजुअलाइजेशन में इस्तेमाल होते हैं, या शायद किसी संभाव्यता वितरण के आधार पर विभाजन चाहिए, तो ये जिम्मेदारी अनुरोध करने वाले पर होती है कि वो इसे साफ तौर पर बताए। समान विभाजन को आधार रेखा के रूप में प्रस्तुत करना, जैसा कि स्रोत करता है, एक कुशल तरीका है। ये मूल जरूरत को पूरा करता है और फिर, जैसा कि आपने कहा, स्रोत खुद कहता है अगर आप कुछ अलग चाहते हैं, जो आगे अनुकूलन के लिए दरवाजा खोला रखता है। ये शुरुआती समाधान को जटिल किए बिना लचीलापन देता है। देखिए, मैं व्यावहारिकता और मानक प्रक्रियाओं के महत्व को समझता हूँ, पर मैं इस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि मानक होना अपने आप में सबसे उपयुक्त या स्पष्ट व्याख्या है, खासकर जब स्रोत खुद ही विकल्पों की ओर इशारा कर रहा हो। मानक होना तो बस एक परंपरा या सुविधा हो सकती है, हमेशा असल जरूरत का प्रतिबिंब हो ये जरूरी नहीं। इसे एक अलग नजरिए से देखें। मान लीजिए ये अंतराल 4700 किसी भौतिक प्रयोग में तापमान रीडिंग सेल्सियस में का प्रतिनिधित्व करता है, और हमें पता है कि 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास एक महत्वपूर्ण फेज ट्रांजिशन होता है। अच्छा। इस स्थिति में एक समान विभाजन जो हर 8 इकाई पर बिंदु रखता है, उस महत्वपूर्ण क्षेत्र के आसपास शायद पर्याप्त डिटेल न दे पाए। हो सकता है कि हमें 550 डिग्री सेल्सियस से 650 डिग्री सेल्सियस के बीच बहुत घने बिंदुओं की जरूरत हो और बाकी जगहों पर कम। यहाँ एक समान विभाजन न केवल अनुपयुक्त होगा, बल्कि शायद भ्रामक भी हो सकता है, क्योंकि ये सभी क्षेत्रों को बराबर महत्व देता हुआ लगता है। स्रोत का विकल्पों का उल्लेख, अगर जेलिशनिष्ठ द्रुगाचिए, इस बात को पुष्टि करता है कि ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, और ये सिर्फ एक यूं ही कही गई बात नहीं है, बल्कि इस बात की स्वीकृति है कि समान विभाजन कोई यूनिवर्सल समाधान नहीं है। ये एक धारणा है, एक एजम्पशन, भले ही वो कितनी भी आम क्यों ना हो।
इस धारणा को स्पष्ट न करना मेरे विचार में एक चूक है, खासकर अगर हम कठोरता और स्पष्टता को महत्व देते हैं। चलिए अब शब्दावली के मुद्दे पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। 88 पार्टीशन का मतलब बिंदु है या अंतराल? आपने इसकी संभावित अस्पष्टता पर जोर दिया है, लेकिन मेरा मानना है कि स्रोत सामग्री का जो आंतरिक संदर्भ है वही इस अस्पष्टता को काफी हद तक हल कर देता है। हाँ, सैद्धांतिक रूप से विभाजन शब्द गणित में उप अंतरालों के कलेक्शन को रेफर कर सकता है, लेकिन यहाँ स्रोत सामग्री दो महत्वपूर्ण सुराग देती है। पहला, चरण आकार की गणना स्पष्ट रूप से 696 को 87 से विभाजित करके की जाती है। हाँ, वो 87 वाला। बिल्कुल, 87 की संख्या सीधे तौर पर 88 पॉइंट्स सीमाओं सहित द्वारा बनाए गए 87 अंतरालों से मेल खाती है। अगर लक्ष्य 88 अंतराल बनाना होता तो गणना 696 88 होती और हमें 89 बिंदुओं की जरूरत होती। दूसरा और शायद ज्यादा निर्णायक रूप से स्रोत सामग्री का जो अंतिम आउटपुट है वो 88 विशिष्ट संख्यात्मक मानों की एक सूची है जो 4 से शुरू होकर 700 पर समाप्त होती है। लिस्ट तो है। ये परिणाम सीधे तौर पर दिखाता है कि कार्यान्वयन का उद्देश्य 88 बिंदुओं का एक सेट तैयार करना था। इसलिए भले ही शुरुआती शब्दावली थोड़ी ढीली हो सकती है, गणना और परिणाम मिलकर ये स्पष्ट करते हैं कि 88 पार्टियां को 88 बिंदुओं के अनुरोध के रूप में समझा और लागू किया गया था। ये आंतरिक रूप से सुसंगत है। क्या संचार बेहतर हो सकता था? शायद। लेकिन क्या विधि स्वयं अस्पष्ट है कि क्या किया गया? मुझे नहीं लगता। मैं ये मानता हूं कि गणना 87 का उपयोग और परिणाम 88 बिंदु मिलकर ये तो साफ करते हैं कि लागू करते वक्त इरादा क्या था। हालांकि मेरा तर्क सिर्फ कार्यान्वयन के बारे में नहीं है, बल्कि संचार की सटीकता और संभावित गलतफहमी को रोकने के बारे में है। गणितीय परिभाषाओं में एक अंतराल a, b का विभाजन अक्सर बिंदुओं के एक सीमित क्रमबद्ध सेट x0, x1, x9 को संदर्भित करता है, जहां a = x0, x1, x9 = b। ये सेट अंतराल को n उप अंतरालों xi-1, xi में तोड़ता है। इस परिभाषा के तहत n+1 बिंदु होते हैं जो n उप अंतराल बनाते हैं। है ना? अगर कोई उपयोगकर्ता सख्ती से सोच रहा हो कि उसे 88 उप अंतराल चाहिए, तो ये कार्यान्वयन उसकी अपेक्षा को पूरा नहीं करेगा। ये एक सूक्ष्म अंतर है, बारीक सा, लेकिन सटीक वैज्ञानिक और तकनीकी संचार में इस तरह की सूक्ष्मताएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं, खासकर जब सॉफ्टवेयर या ऑटोमेटेड सिस्टम डिजाइन किए जा रहे हों, जहां निर्देशों की शाब्दिक व्याख्या की जाती है। शब्दावली को और ज्यादा स्पष्ट किया जा सकता था। उदाहरण के लिए, अंतराल को 88 समान दूरी वाले बिंदुओं में विभाजित करें, या अंतराल को 88 समान लंबाई के उप अंतरालों में विभाजित करें। इससे किसी भी अनुमान या व्याख्या की जरूरत ही खत्म हो जाती। संचार में यह स्पष्टता, मेरे विचार में, विधि की गणितीय शुद्धता जितनी ही महत्वपूर्ण है। अब उस छोटे से विवरण पर आते हैं जिसका आपने उल्लेख किया था। गणना में वो अनुमान चिन्ह, जिसे इंग्लिश में अप्रॉक्सीमेट बोलते हैं, का उपयोग। स्रोत में चरण आकार, जिसे सर्बियाई में कोराक कहा गया है, के लिए अप्रॉक्सीमेटली 8 लिखा गया है, जबकि असल गणना 69687 ठीक 8 है। आपने इसे एक संभावित असंगति या सटीकता में कमी के रूप में बताया। हालांकि मैं इसे थोड़ा अलग संदर्भ में देखती हूँ। मेरा मानना है कि ये अनुमान चिन्ह संभवतः प्रक्रिया के सामान्य वर्णन का हिस्सा था, शायद ये दिखाने के लिए कि चरण आकार की गणना की जा रही है, या ये कि ये एक निकाला गया मान है, या शायद लेखक इसे ये बताने के लिए इस्तेमाल कर रहा था कि नतीजा सौभाग्य से एक पूर्णांक है, जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं भी हो सकता। महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्तविक गणना 6968 बिल्कुल सटीक है और परिणामी बिंदुओं की सूची 4, 12, 20-700 भी पूरी तरह से सटीक पूर्णांकों का उपयोग करती है। हाँ, वो लिस्ट तो ठीक है। स्रोत का ये उल्लेख कि दशमलव स्थानों 0.00 को शामिल करना केवल स्पष्टता के लिए है, इस बात की पुष्टि करता है कि सटीकता महत्वपूर्ण मानी गई थी। इसलिए जबकि संभवतः चिन्ह का उपयोग शायद आदर्श न हो, शायद का उपयोग करना बेहतर होता, ये अंतिम परिणाम की गणितीय सटीकता या विधि की समग्र वैधता को किसी भी तरह से कम नहीं करता है। ये एक प्रस्तुति शैली का मुद्दा है, न कि गणना की त्रुटि का।
मैं मानता हूं कि इस विशिष्ट उदाहरण में जहां नतीजा एक सटीक पूर्णांक है, उस अनुमान चिन्ह का व्यावहारिक प्रभाव शून्य है। अंतिम बिंदु सूची सही है और विधि काम करती है। हालांकि मैं इस तर्क से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं कि यह पूरी तरह से महत्वहीन है, खासकर जब हम स्पष्ट व्याख्या की बात कर रहे हों। गणितीय संचार में प्रतीकों का सटीक उपयोग महत्वपूर्ण होता है। एक सटीक गणना 69687 इज इक्वल्स टू 8 के परिणाम को अनुमानित अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू 8 के रूप में प्रस्तुत करना, भले ही अनजाने में हो, एक वैचारिक असंगति पैदा करता है। ये पढ़ने वाले के मन में एक पल के लिए संदेह पैदा कर सकता है, क्या यह वास्तव में 8 है या 8 के बहुत करीब है? अगर परिणाम मान लीजिए 8.1397 होता, तो क्या उसे अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू 8 कहना स्वीकार्य होता या अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू 8.14? सटीकता का सिद्धांत और स्पष्ट संचार का सिद्धांत यहाँ दांव पर हैं। ये इस बात पर जोर देता है कि गणितीय कार्यप्रणाली का दस्तावेजीकरण करते समय हर डिटेल पर ध्यान देना क्यों महत्वपूर्ण है। इस मामले में इसका कोई बुरा नतीजा नहीं निकला, लेकिन ये एक ऐसी आदत को दर्शाता है जो ज्यादा जटिल परिदृश्यों में समस्याएं पैदा कर सकती है, जहां राउंडिंग त्रुटियां या अनुमान महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। ये सिर्फ प्रस्तुति शैली से थोड़ा ज्यादा है, ये एक गणितीय कठोरता के अभ्यास को दर्शाता है मेरे ख्याल से। अंततः हम निहित बनाम स्पष्ट आवश्यकताओं के व्यापक मुद्दे पर आते हैं। मेरा मूल तर्क ये है कि स्रोत द्वारा प्रदान किया गया समाधान सबसे संभावित, सबसे मानक और इसलिए सबसे व्यवहारिक डिफ़ॉल्ट आवश्यकता को संबोधित करता है, जो कि समान विभाजन है। ये ध्यान देने योग्य है कि स्रोत सामग्री समाधान प्रस्तुत करने के बाद ही विकल्पों का उल्लेख करती है। आकुजलिशनिष्ठुद्रुगाचिये। हाँ, वो आखिर में आता है। बिल्कुल। ये दृष्टिकोण प्रक्रियात्मक रूप से कुशल है। ये पहले सबसे सामान्य और अपेक्षित मामले का समाधान प्रदान करता है। फिर ये उपयोगकर्ता को ये संकेत देने का अवसर देता है कि क्या उनकी ज़रूरतें अधिक विशिष्ट या भिन्न हैं। ये एक तरह का प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर है, पहले सरल, फिर यदि आवश्यक हो तो जटिल। ये प्रारंभिक प्रक्रिया को उन सभी संभावित लेकिन कम सामान्य परिदृश्यों के साथ अनावश्यक रूप से बोझिल करने से बचाता है, जिनकी आपने कल्पना की थी। ये व्यावहारिकता और लचीलेपन के बीच एक अच्छा संतुलन बनाता है, जो जोखिम प्रबंधन और संचार की स्पष्टता पर ज्यादा केंद्रित है। एक धारणा पर काम करना, भले ही वो एक सामान्य या मानक धारणा हो, हमेशा एक जोखिम लेकर चलता है कि धारणा गलत हो सकती है। अगर शुरुआती निहित धारणा समान विभाजन की उपयोगकर्ता की वास्तविक जरूरत के अनुरूप नहीं है, तो जो समाधान दिया गया है वो बेकार हो सकता है और समय और मेहनत दोनों बर्बाद हो सकती है। ज्यादा कठोर और शायद लंबी अवधि में ज्यादा कुशल दृष्टिकोण शुरुआती चरण में ही जरूरत को स्पष्ट करना होता, खासकर जब स्रोत स्वयं स्वीकार करता है कि विकल्प मौजूद हैं। आकुजलिशनिष्ठुद्रुगाचिये ये बताता है कि लेखक भी इस संभावना से अवगत है कि उपयोगकर्ता को कुछ और चाहिए हो सकता है कि प्रदान किया गया समाधान पहली बार में ही वास्तविक जरूरत के अनुरूप हो। ये दृष्टिकोण पहले मापें फिर काटें वाले सिद्धांत जैसा है। स्पष्टता पहले आना, भले ही इसमें थोड़ा अतिरिक्त शुरुआती संचार शामिल हो, मेरे विचार में बाद में सुधार या गलतफहमी से बचने के लिए एक ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद तरीका है। ये धारणाओं पर आधारित होने के बजाय स्पष्ट विनिर्देशों पर जोर देता है। संक्षेप में कहूँ तो मेरा निष्कर्ष ये है कि स्रोत सामग्री में प्रस्तुत समान विभाजन विधि अंतराल 4700 को 88 विशिष्ट बिंदुओं में विभाजित करने का एक सीधा, गणितीय रूप से मान्य और सबसे बढ़कर एक व्यवहारिक और मानक तरीका प्रदान करती है। ये चरण आकार की सही गणना करती है और बिंदुओं की एक सटीक सूची उत्पन्न करती है। ये विधि समान दूरी की सामान्य और अक्सर अपेक्षित धारणा को दर्शाती है, जो इस तरह के अस्पष्ट अनुरोधों के लिए एक मानक और कुशल व्याख्या के रूप में कार्य करती है। विकल्पों का बाद में उल्लेख करना एक सहायक पेशकश है, जो लचीलापन जोड़ता है, न कि प्रारंभिक विधि की अंतर्निहित कमजोरी का संकेत। और मेरा सारांशित दृष्टिकोण ये है कि हालांकि गणनाएं अपने आप में सही हैं, अगर लक्ष्य समान विभाजन हो तो ये विधि एक रूपता की एक महत्वपूर्ण धारणा पर टिकी हुई है, जिसे स्पष्ट रूप से बताया या उचित नहीं ठहराया गया था। इसके अतिरिक्त सर्बियाई शब्दावली 88 पार्टीशिया की संभावित अस्पष्टता, बिंदु
बनाम अंतराल और सटीक गणना के परिणाम के लिए अनुमान चिन्ह 0 लगभग 8 का उपयोग भले ही इस मामले में हानिकारक हो, संचार में पूर्ण सटीकता और स्पष्टता के महत्व को रेखांकित करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात स्रोत का अपना विकल्पों का उल्लेख अकोझलिश नेशोदुगजी इस बात पर जोर देता है कि निहित मान्यताओं पर आंख मूंद कर भरोसा करने के बजाय आवश्यकताओं को सक्रिय रूप से स्पष्ट करना क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर जब संदर्भ अज्ञात हो। निश्चित रूप से ये विचार विमर्श स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे एक प्रतीत होता है सीधी साधी गणितीय प्रक्रिया भी व्याख्या के स्तर, अंतर्निहित मान्यताओं की पहचान और संचार की सटीकता के बारे में कितने महत्वपूर्ण और गहरे प्रश्न उठा सकती है। मानक प्रक्रियाओं और स्पष्ट कठोर संचार के बीच का तनाव अक्सर तकनीकी कार्यों के केंद्र में होता है। ये तो है। बिल्कुल, विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करना, ये सवाल करना कि क्या मानक हमेशा उपयुक्त होता है, शब्दावली की बारीकियों पर ध्यान देना और निहित मान्यताओं को उजागर करना हमें विषय की एक गहरी, अधिक सूक्ष्म और अंततः अधिक मजबूत समझ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। जैसा कि स्रोत सामग्री स्वयं अंत में संकेत देती है, हमेशा कुछ अलग सोचने की गुंजाइश होती है और ये खोज अक्सर अधिक अंतर्दृष्टि की ओर ले जाती है। निश्चित रूप से इस सामग्री में और भी बहुत कुछ है जिस पर विचार किया जा सकता है और आगे विश्लेषण किया जा सकता है।